पूछना चाहता हूँ, एक आम आदमी वो जानकारी चाहता अपने गाँव के विकास जी, के बारे में, मेरे गाँव में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, या अपने पड़ोसी के बारे में या किसी ऐसे अफ़सर ठीक के बात बारे में। उदाहरण के तौर पर जी, बड़ी-बड़ी कोठियाँ बन जाती हैं, जी, बड़े-बड़े महल बन जाते हैं, रातों-रात लोग अमीर दिखाई देने लगते हैं। जी। आम आदमी सोचता है मैंने इतना मेहनत करता हूँ और देश के पास में इतना हो चुका, तो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में आम आदमी इस चीज़ के बारे में पता लगा सकता है, कैसे पता लगा सकता है? आरटीआई कानून इसीलिए बना था कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना उपलब्ध करना चाहता है, जिसको सूचना चाहिए हुँ, किसी भी डिपार्टमेंट की, हुँ, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले डिपार्टमेंट हैं, उन सभी से कोई भी सूचना आप बड़ी आसानी से ले सकते हो, मात्र एक आरटीआई दायर करके। आरटीआई एक सादा पेपर पे हाथ से भी लिख के आप आरटीआई लगा सकते हो उस डिपार्टमेंट में, जो उससे संबंधित डिपार्टमेंट है। जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसमें आप आरटीआई लिखो और आरटीआई में आपने अपने सवाल लिखने हैं कि सर मुझे इस चीज की सूचना चाहिए। जो भी आपको सूचना मांगनी है वो सादा पेपर पे आप लिख के, और वो सूचना क्या जो आपने पेपर जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसे आप डिपार्टमेंट में जाके दे दीजिए। आपको 30 दिन के अंदर अंदर वो विभाग आपको सूचना उपलब्ध कराएगा। बहुत अच्छा बताया वकील साहब ने। मैं आम आदमी से कहना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें, क्योंकि आपको आरटीआई के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी, कैसे कैसे आप आरटीआई लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास में एक सिंपल पेन है, ये मेरे पास में कागज है। मुझे उदाहरण के तौर पर जानकारी लेनी है अपने गांव की सड़कों के बारे में। सड़कों की कुछ ज्यादा ही हालत खराब है सभी जगह। सड़कों के बारे में जान एक आम आदमी ने एप्लीकेशन लिख दिया, वो किसके खिलाफ लिखेगा? सरपंच के खिलाफ लिखेगा, या फिर जानकारी लेना चाहता किसी के बारे में। मैंने एप्लीकेशन लिख के तैयार कर दी। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होता आरटीआई का अपने लोकल एरिया में, पलवल में, होडल में, ऐसा जहाँ मैं कहता हूँ कि आप डीसी ऑफिस में जाइए, ऐसा जी, कौन सी जगह पे कागज जी। मुझको दे के आना होगा एक आम आदमी को? बिल्कुल, बिल्कुल इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी चीज़ की जो जानकारी लेनी है, मान के चलो आपने सड़क के बारे में पूछा, तो सड़क का सबसे पहले जो संबंधित डिपार्टमेंट होता है, जो कि गाँव की फिरकी वगैरह होती है, तो ये सरपंच के अंदर आती है। और जो ब्लैक रोड होते हैं, ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं। और जो नेशनल हाईवे की बात करते हैं, तो वो एनएचआई नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो इसलिए आप अगर गाँव की जानकारी लेनी है, तो गाँव के लिए आपको आरटीआई आवेदन या तो आप अपनी ग्राम पंचायत में कर सकते हो, कि ग्राम पंचायत के सरपंच से आप पूछ सकते हो कि सर हमें हमारी गली यहाँ से यहाँ तक कितना रुपए लगा है, कब इसमें क्या मटेरियल लगा है, कितना इसमें खर्चा आया है, कितनी लेबर लगी है, सारी जानकारी आप ले सकते हो। देखिए अगर अगर सरपंच आपको जानकारी नहीं जी हाँ, देता है, सरपंच नहीं देता। अगर सरपंच आपको जानकारी नहीं देता है, तो आप बीडीपीओ यानी कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, बीडीपीओ जो ऑफिस होता है हर तहसील में होता है, हर तहसील में आप वहां आवेदन कर सकते हैं। तो वहां का सेक्रेटरी या बीडीपीओ की ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि हर सरकारी डिपार्टमेंट में एक पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि अगर उसके पास कोई भी आवेदन आ रहा है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उस आवेदन में मांगी गई सूचना एकत्र करके उस व्यक्ति को प्रोवाइड कराए जिसने ये आरटीआई लगाई है। उदाहरण के तौर पर एक आदमी गया, उसने आरटीआई लगा दी, उसका उसको जवाब नहीं मिला, आपने कहा सरपंच के पास मिला, सरपंच अपनी जानकारी क्यों देगा आम लोगों को? जी, तो उसने कहा कि मैं उस डिपार्टमेंट संबंध में जाऊंगा जहाँ पे पीडब्ल्यूडी हुआ। अब अलग अलग आरटीआई अलग अलग जगह पे लगाई जाती होंगी। जी, कुछ ऐसा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर आदमी एक जगह सड़क के मामले में, पानी के मामले में, रोजगार के मामले में कुछ जानकारी चाहता हो, जी। या फिर कुछ पुरानी किसी की डेथ हो चुकी हो, डेथ के कोई भी आपके कोई भी एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अलग तो अलग मैं डिपार्टमेंट होते जी, हैं क्या उनके? ये सभी जो विभाग हैं, सभी विभाग में अलग-अलग पीआईओ ऑफिस बने हुए अलग हैं, अलग अलग-अलग बने हुए हैं, सबको अलग-अलग आपको देनी होगी। पहला रूल तो यही कहता है कि आपको कोई भी जिस डिपार्टमेंट से जो सूचना चाहिए, वो सूचना के लिए आप उसी डिपार्टमेंट में आवेदन करें। अगर बाय द वे आप गलत कर देते हो, यानी कि आपकी सूचना लेनी थी आप रास्ते की और आपने सूचना के रास्ते वाले डिपार्टमेंट की बजाय आप पहुंच गए हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो ये आपकी गलती है। इस गलती को सुधारने के लिए आपको 5 दिन का मौका गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट का जहां भी आपने वो आरटीआई आवेदन करा है, उस व्यक्ति की ड्यूटी बन जाती है। उसमें नीचे लिखना होता है आपको कि जी हमारी आरटीआई आरटीआई की धारा 6(3) यानी कि धारा 6 के सब/3 में ये 5 दिन के अंदर अंदर संबंधित डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी जाए। क्योंकि उसमें कारण ये होता है कि जी हमने अगर किसी डिपार्टमेंट से सूचना मांगी है और वो उससे संबंधित नहीं है, तो फिर वो तो कह देगा जी हमारे से संबंधित नहीं है। तो अगर संबंधित नहीं है तो उसकी ड्यूटी में खत्म हो जाती है, ऐसा आम लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये 6(3) के
ट्रांसफर कर दी जाती है उस डिपार्टमेंट को जो उससे संबंधित होता है। फिर उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो एकत्र करके दे, यानी कि जो प्रोसीजर आपको 30 दिन के अंदर जवाब मिलना था, अब वो 35 दिन के अंदर जवाब मिलेगा आपको। ये हुआ, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जवाब आपको 30 दिन के अंदर मिल जाता है। अब इसका समय भी इन्होंने बता दिया। एक हमने आरटीआई लगाई ऑफलाइन, लिख के हम उस डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट दे आए, वो हमारे पास में वापस कैसे आएंगे। एक होती है ऑनलाइन, तो इन दोनों चीजों में कैसे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन उसका जवाब कैसे मिल पाएगा। हमने आरटीआई लगा तो कैसे पता चलेगा। बिल्कुल, आरटीआई दो प्रकार से लगाई जाती है, या तो ऑफलाइन लगाओगे या लगाओगे ऑनलाइन। खर्चा कितना होता है जी बताइए हम लोगों को। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई लगा रहे हो तो भी 10 रुपए का आपका फीस कटती है ऑनलाइन में, और 10 रुपए की फीस करती है। अगर आप बीपीएल परिवार से हो, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हो, बीपीएल परिवार से, तो आपको वो 10 रुपए भी नहीं लगेंगे। सारी सूचना आपको फ्री मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। वो आपको अपना राशन कार्ड का नंबर अपलोड करना होता है उसमें, ठीक है जी। अगर आप ऑफलाइन लगाते हैं आरटीआई, तो ऑफलाइन लगाने में भी प्रोसीजर यही कहता है आपका कि 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ता है आपको, यानी कि भारतीय पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ता है जो पोस्ट ऑफिस से मिलता है। तो उस पोस्ट ऑफिस से उस डिपार्टमेंट का नाम भर के आप आरटीआई आवेदन के साथ लगा सकते हो। 10 रुपए की फीस होती है, और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग फीस होती है, कहीं 50 रुपए है, बाकी हरियाणा में 10 रुपए है अभी, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं उस चीज की कि भाई साहब का क्वेश्चन था कि इसमें कितनी अदर खर्चा कितना आता है। तो अदर खर्चा अगर आप बीपीएल परिवार से नहीं हो तो आपको 2 रुपए पर पेज के हिसाब से वहां देना होता है। वो तब देना होता है जब आप नियमित समय के अंदर आरटीआई रिसीव कर रहे हो। आपने आवेदन दिया, आवेदन के 30 दिन के अंदर अगर डिपार्टमेंट आपको आरटीआई का जवाब दे रहा है तो आपको 2 रुपए पर पेज के हिसाब से जो भी आपको कॉपी वहां प्रोवाइड कराई जाती है तो उनकी फीस जमा करनी होती है 2 रुपए पर पेज। अगर ऐसा होता है कि जी आपको आरटीआई टाइम लग जाता है, 30 दिन से ज्यादा टाइम हो जाता है, तो आपको आरटीआई का जो भी जितने भी पेजेस होंगे वो सारे फ्री मिलेंगे, फ्री ऑफ द कॉस्ट। कभी कभी ऐसा होता है हमने आरटीआई लगाई और डिपार्टमेंट से जवाब नहीं मिलता, हम एक बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, तो उसके लिए वो आगे कैसे कैसे कार्रवाई करेगा। आरटीआई हमेशा एक ही बार लगानी चाहिए, 2 बार का लगाकर अपना टाइम खराब वाली बात है, टाइम खराब अपना ना करें। आरटीआई में आपको सीधा एक बार आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन में जवाब आ जाता है, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो 5 दिन और वेट करिए, हो सकता है दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट से हो, तो 35 दिन हो जाते हैं। 35 दिन में भी कोई जवाब आपके पास नहीं आया तो आप उसके अपील अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। अपील अथॉरिटी जो भी पहले होती है, ये आप जिस विभाग में लगाओगे वहां के बाद होती है डीसी के वहां अपील होती है डीसी के वहां आप अपील कर दीजिए। अगर डीसी के वहां से भी अपील में आपकी सुनवाई हो जाती है, जैसे बोलते हैं फर्स्ट अपील में आपकी सुनवाई हो जाती है ज्यादातर। अगर किन्हीं केसों में नहीं होती है या फिर आपने अपील करी और आपको जो चीजें आप प्रोवाइड चाह रहे थे उस विभाग से वो आपको नहीं मिली, तो आप सेकंड अपील कर सकते हो। सेकंड अपील होती है आयोग में, जो या तो चंडीगढ़ होगी या अपना नेशनल आयोग में होगी। तो चंडीगढ़ आयोग में होगी, वहां पर उससे जो भी डिपार्टमेंट है वो वहां अपना जवाब लेके जाएगा। आपकी भी आरटीआई रिसीविंग दी जाएगी वहां, और आपको भी बुलाया जाएगा, डेट दे दी जाएगी कि इतनी तारीख को आपने और उस डिपार्टमेंट को आना है और अपना जो जवाबदेही आयोग के सामने करनी है। आरटीआई का मुख्य काम का क्या होता है ये वकील साहब पता करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आरटीआई का मुख्य काम किसी काम में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करना या कुछ जानकारी लेना, बस ओनली। आरटीआई का मेन मकसद क्या होता है? जी, आरटीआई इसीलिए बनाया गया था कि बहुत डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार के आरोप थे और अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो उनमें अगर हमें या किसी को लगता है कि जी इस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, दिखाया कुछ जा रहा हो कुछ रहा है, तो आप आरटीआई के तहत उस चीज की पूरी जानकारी ले सकते हो कि जी इस भ्रष्टाचार में कौन कौन सम्मिलित हैं, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कितना बिल पास हुआ, कितना पैसा लगा। किसी भी ग्राम पंचायत पे, किसी भी आप डिपार्टमेंट पे, या जैसे वेलफेयर ऑफिस हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां मिलती हैं और वहां लोग आरटीआई लगा के, या फिर दूसरा इसका मेन मकसद ये होता है कि हमारा कोई काम किसी डिपार्टमेंट में रुका हुआ है और अननेसेसरी रुका हुआ है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है लेकिन वो डिपार्टमेंट वाले या तो कुछ भ्रष्टाचार की उसमें, रिश्वत की उसमें, या फिर वो हमारी फाइल को देखने रहे, ठीक है। तो हम आरटीआई लगा के अपनी फाइल के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि हमारी फाइल कहाँ रुकी हुई है, कितने दिन से रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, कौन अधिकारी करेगा, अब तक क्यों नहीं करी। ये सारे के सारे सवाल आप उनसे कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी जानकारी आप सभी लोगों को दे रहे हैं और अपना काफी समय इन्होंने आरटीआई लगाने में भी निकाला था और एक्सपर्ट भी हैं, लोगों पर आरटीआई लगा चुके हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आदमी
आरटीआई लगाने जाता है, सबसे पहले उसको कहाँ जाना होगा? सिंपल सी कोई वेबसाइट है या कोई टोल फ्री नंबर है, क्योंकि अनपढ़ आदमी होते हैं गांव में, उनको जानकारी चाहिए, उनको जी पता नहीं होता। तो ऐसा कोई नंबर है या फिर कोई वेबसाइट है या किसके पास में वो जाए जी आरटीआई लगाने के लिए? देखो, आरटीआई लगाने का दो ही माध्यम थे, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हैं तो उस संबंधित विभाग में जाइए, वहाँ पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, नहीं, वो आपने उसको बता दे दिया, दीजिए। एक टोल फ्री नंबर या है, इसका नहीं। इसका कोई टोल फ्री नंबर नहीं होता है। ये बात बता रहा हूं। हाँ, संबंधित विभाग जो होता है, आप उस विभाग की वेबसाइट पे जाके, कोई भी विभाग पे आप जाओगे, उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से उस विभाग में आरटीआई दर्ज कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन कर सकते हो। एक आम आदमी के लिए आरटीआई लगाना कितना सरल और कितना मुश्किल लगता है आपको? देखो, सरल कैसे कह जी, सकते हो, मुश्किल कैसे कह सकते हो उस चीज को? सरल इसलिए, ये सरल बहुत ज्यादा सरल है क्योंकि ये इसमें ना तो कोई ज्यादा बड़ी फीस है आपकी, मात्र 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, एक सादा पेपर पे अपने जो भी आपने जानकारी लेनी है वो लिख के आप उस विभाग को बाय पोस्ट भी कर सकते हो, डाक के माध्यम से, या फिर आप उसे जाके बाय हैंड भी रिसीव कर सकते हो। सरल इसलिए है, मुश्किल इसलिए है कि व्यक्ति को ये अधिकार पता ही नहीं है कि जी हमें हमारा काम अगर रुका हुआ है या फिर किसी चीज की जानकारी लेनी है तो किस माध्यम से लें, कैसे लें। तो इसलिए आरटीआई कानून सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक आदमी कितनी बार आरटीआई लगा सकता है? इसका कुछ कानून हो कि एक आदमी एक बार लगाएगा किसी विभाग में? इसका कोई भी औचित्य नहीं है जब तक व्यक्ति को संबंधित जानकारी नहीं मिल जाती, या फिर कुछ जानकारी अभी मैंने आरटीआई लगाई और कुछ जानकारी मुझे मिल गई, कुछ रहेगी तो मैं दोबारा भी उसमें आवेदन कर सकता हूँ। इसमें कोई टाइम और वो नहीं है कि कितनी बार लगा सकता है। एक आदमी को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता, ऐसे कौन कौन से और अधिकार हैं? ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था वकील साहब से। इसके बाद में एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन सर होगा, वो आपकी जानकारी के लिए होगा दर्शकों। एक आम आदमी के कौन कौन से अधिकार हैं जो अभी तक उनको नहीं पता, उसके बारे में दर्शकों को बताइए आप। देखो, सबसे पहला तो अधिकार आपका आरटीआई का सूचना का ही हो गया जी। ठीक है जी, सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें आप ही क्या, जो व्यक्ति संसद में है उस तक की जानकारी आप ले सकते हो आरटीआई के माध्यम से। हर सरकारी विभाग से लेके संसद तक की जानकारी आप ले सकते हो, कि संसद में अगर कोई एमएलए एमपी किसी की भी जानकारी ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, आजकल आरटीआई का सरकारी डिपार्टमेंट किसी निजी जानकारी बताते हुए उसे रद्द कर देता है। वजह क्या है? वजह इसमें यह है कि वो नहीं चाहता है कि ये जानकारी आम आदमी तक पहुंचे, इसलिए वो कहता है कि जी किसी की निजी जानकारी है, आरटीआई जो है सेक्शन 8J के तहत निजी जानकारी हम प्रोवाइड नहीं करा सकते, जबकि ये गलत है। और इसके ऊपर कई साइटेशन भी हैं, कई जजमेंट भी हैं कि जो जानकारी आप संसद को दे सकते हो वो हर एक आम आदमी को देनी होगी, क्योंकि आम आदमी के टैक्स से ही देश चलता है। इसीलिए जो जानकारी आप संसद को प्रोवाइड करा सकते हो वो जानकारी आपको आम आदमी को भी देनी होगी। ये थे हमारे साथ में वकील साहब। वकील साहब, आपने हमारे लिए बहुत बहुत समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते वक्त आप सभी लोग दर्शक देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, हम आपको वो जानकारियां दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से जो आज तक अधूरी थी। अंत में मैंने कहा था, अंत के क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन और करूंगा। बच्चों की स्कॉलरशिप आती है जी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से फॉर्म तो भरवा लेते हैं, उनके पास में स्कॉलरशिप सरकारी डॉक्यूमेंटों में भेज दी दिखाई, बस उनके पास तक नहीं पहुंचती। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो कहाँ संपर्क कर आप उनकी मदद कर सकते हो? एक आरटीआई लगाने में आप उनकी मदद कर सकते हो, स्कॉलरशिप न आने के मामले में आपने कितने लोगों को अब तक हेल्प की है? अगर वो आपसे मदद लेना चाहें तो इस नंबर पर, अपना नंबर बताइए, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप कर सकते हो तो इसके बारे में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भाई साहब ने क्वेश्चन करा था कि स्कॉलरशिप का एक सबसे बड़ा जो है मैटर होता है, क्योंकि इसमें काफी गरीब जो नीचे तत्वे के जो लोग होते हैं, वो जो लोग अपनी कॉलेजों में या स्कूलों में स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी 2017 में भी भ्रष्टाचार हुआ था इस डिपार्टमेंट में, जिसमें काफी बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी गई थी, जिसमें एक मैं खुद भी था उसमें। तो 2017, 18, 19 की 3 साल की स्कॉलरशिप रेगुलर रोक दी गई थी। फिर उसमें मैंने एक्शन लिया, सबसे पहले सीएम विंडो के में शिकायत दी, उसके बाद आरटीआई लगाई, आरटीआई लगाने के बाद आयोग में लगाई, SC/ST आयोग में लगाई, बहुत जगह मैंने अपनी कोशिश करी, और कोशिश करने के बावजूद मुझे मेरा पैसा जो भी स्कॉलरशिप आनी थी सारा मिल चुका है। ठीक है जी। अब उसमें करना क्या था कि मैंने जब उनसे सवाल किया कि जी भ्रष्टाचार किन अधिकारियों ने किया, मुझे उनकी लिस्ट दे दीजिए, और दूसरा वो पैसा है कहाँ, और मेरे डॉक्यूमेंट्स है कहाँ, तो उन लोगों के एकदम कान खड़े हो गए।
और उन्होंने मुझे जवाब पे जवाब, और SC/ST आयोग से उनके पास RTI मार्फत होकर जा रही है कि जी इसका जवाब दीजिए। तो उन लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा, और उन्होंने ये अभी 5 जनवरी 2023 को मेरी 2 साल की स्कॉलरशिप थी, करीबन 1,30,000 रुपए, वो मुझे प्रोवाइड करा दी उन्होंने। तो मैं कहना चाहूंगा यही कि RTI अगर हर आम आदमी थोड़ा जागरूक होकर काम करे तो भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकता है। दूसरा, अपनी निजी जानकारी जो भी किसी डिपार्टमेंट से, विभाग से लेनी है, या कुछ गलत हो रहा है, किसी के रास्ते की बात कह लो, बिजली पानी के, किसी भी चीज की बात कह लो, अगर थोड़ा जागरूक रहेंगे तो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि देश जब भी प्रगति करेगा, देश का विकास करना है तो हर आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। आज हमने जानकारी दी RTI की। हमारे साथ मौजूद थे ताराचंद एडवोकेट, उन्होंने आपको RTI के बारे में बताया, कहाँ आपको RTI लगानी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ सवाल अभी अधूरे हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हो, और आप इनका चेहरा देख रहे होंगे, इनके कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे, ये उन लोगों की मदद करेंगे। अगर आप पे RTI लगानी नहीं आती है तो आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं आती, उसके लिए भी उन्होंने अपना प्रयास किया था। 1 लाख के समथिंग इनके पैसे जो रुके हुए थे, बहुत बड़ी रकम होती है, जो सरकार अगर ये पता नहीं लगा दे तो वो सरकार में उन पैसों का भी घपला कर जाती है, और विभाग से संबंधित वो लोग उस पैसे को हजम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बहुत ही जागरूक है। तो वकील का एक बहुत बड़ा फर्ज होता है लोगों को जानकारी देना, और हम इन जानकारियों को आपके माध्यम से, इनके माध्यम से, अपने माध्यम से सभी लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं थोड़ा? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आम इंसान है, आम आदमी है, उसके जीवन में हमेशा कठिनाई आती है, और वो कोर्ट कचहरी या किसी न किसी विभाग से या किसी न किसी व्यक्ति का मारा हुआ है, सताया हुआ है, और वो चाहता है कि जी मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए, या फिर मैं खुद अपने आप में इतना जागरूक हो जाऊं कि सामने वाला मुझे पागल ना समझे या पागल ना बनाए। चाहे वो पुलिस थानों की बात कर लो, ठीक है जी, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की और बात कर लो, कोई काम रुका हुआ है, या अभी एक बहुत बड़ा मैटर चला हुआ है फैमिली ID वाला, ठीक है जी, उसमें हर आम आदमी परेशान है। जिसको एलिजिबल है वो एलिजिबल दिखाया नहीं गया, और जो नहीं है वो दिखाया गया है। इस तरह की दोगली बात हुई रखी है। तो ये सारी चीजें आदमी को तभी समझ में आएंगी जब आदमी खुद जागरूक होगा, और वो जागरूकता के लिए हम एक अभियान चलाएंगे देश का दंगल न्यूज चैनल पे। आपको डेली का एक वीडियो इस तरह का मिलेगा जिसमें आप सब के हित की संबंधित बातें की जाएंगी। जैसे आज आपको RTI की सूचना का अधिकार बताया, कल आपको हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम बैठेंगे तो CM विंडो के बारे में बताएंगे, या फैमिली ID की समस्या के बारे में बताएंगे, कैसे समाधान होगा। वकील साहब, हमसे आपको मुलाकात हमारी और आपकी बहुत अच्छी रही। अगला जो वीडियो होगा वो होगा फैमिली ID के ऊपर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली ID बहुत ही बड़ा इश्यू बना हुआ है, और इसके बिना सारे काम अधूरे रह जाते हैं। इसमें परिवार पहचान पत्र जिसको नाम दिया गया, इसमें लोग जब जुड़ जाते हैं वो कटते नहीं है। किसी की शादी हो जाती है, इनकम ज्यादा बढ़ जाती है, BPL राशन कार्ड क्यों नहीं बनते हैं, क्या उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कल आपको फिर मिलते हैं फैमिली ID को लेकर। वकील साहब का आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और कल हम बात करेंगे दर्शकों से फैमिली ID कार्ड के बारे में। दर्शकों धन्यवाद, देखते रहिए देश का दंगल न्यूज।